आज हम देखेंगे कि 14 सितंबर 2016 का हिंदू न्यूज़पेपर। तो वेरी फर्स्ट आर्टिकल था जस्टिस बलबीर सिंह के बारे में, जो उन्होंने कहा ही इज़ द लॉ पैनल हेड दीज डेज। एंड तो उन्होंने कहा कि जो हमारा एनजैक का केस चल रहा है, ठीक है, विद इट्स काइंड ऑफ एन इम्पासे बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो उसमें ये सॉल्यूशन दिया गया था कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कॉलेजियम सिस्टम या एनजैक को ट्रांसपेरेंट करके जल्दी से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए और उसे इम्प्लीमेंट किया जाए और जल्दी से जल्दी जजेस की वैकेंसीज़ को पूरा किया जाए, ठीक है। और ताकि जो हमारे कोर्ट्स में करीबन 3 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकें। लेकिन जस्टिस बलबीर सिंह जी का कहना है कि सिर्फ वैकेंसीज पूरी करने से ही पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं जो वो कम नहीं हो जाएंगे। बेसिकली हमें वर्किंग जजेस की ज़रूरत है, ठीक है। वर्किंग जजेस का ये मतलब नहीं कि वो और जल्दी काम नहीं करते। वर्किंग जजेस एक स्पेसिफिक टर्म है जो कि एफिशिएंट जजेस हैं, जो कि जल्दी केसेस को सुलझा सकते हैं, ठीक है। सो पहला तो ये है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि हाँ, इट हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज जो डिफरेंट रिलीजियस लॉज हैं, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ सोशल इशू अकॉर्डिंग टू हिम। और इनके बारे में डिस्कशंस चल रही हैं, ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। मतलब जो भी जैसे मुस्लिम शरिया लॉ के रिगार्डिंग है, ठीक है, तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात चल रही है। मतलब डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात चल रही है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जो एडवोकेट्स एक्ट है, ठीक है, कोर्ट का एडवोकेट्स एक्ट है जो, ठीक है, उसमें उसका रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। और उसमें जो लॉयर्स का मिसकंडक्ट है, ठीक है, इनसाइड द कोर्ट एंड आउटसाइड द कोर्ट, ठीक है, उस पर लॉ बनना चाहिए, ठीक है। और उस पर क्लैरिफिकेशंस होनी चाहिए। और उन्होंने दी कि मतलब बलबीर सिंह जी ने दी जजेस को मतलब क्लैरिफिकेशन दी उस चीज़ पे कि ये चीज़ होनी चाहिए। और पार्लियामेंट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, इफ पार्लियामेंट कैन पास अ लॉ, ठीक है, दे कैन एम्पावर द जुडिशरी। हाउ कि पावर टू कंटेम्प्ट द कोर्ट है उनके पास, ठीक है, टू डीबार लॉयर्स फॉर मिसकंडक्ट, ठीक है, कमिटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द कोर्ट्स। तो इसके ऊपर लॉ बन सकता है। तो दिस इज हाउ पार्लियामेंट कैन हेल्प टू एम्पावर द जुडिशरी। सो सेकेंड आर्टिकल इज, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस डेट कि अ फर्स्ट स्टेप टू होलसम रिफॉर्म। इसमें बेसिकली आप देख ही सकते हैं जैसे FIR लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स रिगार्डिंग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इट मीन्स इट्स रिगार्डिंग पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिफॉर्म्स हैं जो, ठीक है, मतलब कई स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में जो अभी भी पुलिस एक्ट 1861 यूज़ कर रही हैं, ठीक है। 1861 अभी तक चल रहा है, मतलब कि कॉलोनियल टाइम से चल रहा है। तो अगर कॉलोनियल टाइम का लॉ होगा तो कॉलोनियल ही उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, टाइम चेंज हो चुके हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद भी इट्स बीन 60+ ईयर्स नाउ। तो अब हमें क्या करना है कि पुलिस को भी रिफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग ही, और पुलिस की इमेज को भी बनाना है। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट कि पुलिस करप्ट है, टाइम पे काम नहीं होता, ठीक है, लिंगर ऑन होता रहता है, FIR रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है, अगर तुम्हारी अप्रोच है तभी तुम्हारी FIR रिकॉर्ड होगी। मतलब देयर आर वेरियस इश्यूज इन कॉमन मैन कि हाँ भी पुलिस में बहुत सारे इश्यूज हैं, उनकी इमेज ही ऐसी बनी हुई है। तो इस इमेज को चेंज करने के लिए काफ़ी सारे डायरेक्टिव्स हुए, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कुछ 10 डायरेक्टिव्स दिए थे, ठीक है। अब लेटेस्ट यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडेटरी डायरेक्टिव दिया है कि 48 आवर्स में FIR दर्ज होनी चाहिए, ठीक है, और वो अपलोड हो जानी चाहिए। FIR तो ऑन द स्पॉट दर्ज होनी चाहिए कि जब भी कोई आए, और 48 आवर्स के अंदर अंदर वो वेब पे अपलोड होने जाने चाहिए। अगर वो किसी की प्राइवेसी के रिलेटेड है, कोई कंसर्न है, या
वो एफआईआर जो दर्ज हो रही है वो नेशनल सिक्योरिटी से कहीं रिलेट होती है, तो एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी एसपी, ठीक है, ये हों और ये जज करें कि ये वेब पे अपलोड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी बेसिक था। लेकिन जैसे हम पुलिस की रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, तो इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कुछ रिफॉर्म्स कुछ ऐसे दिए थे, लाइक कि एक पुलिस बॉडी होनी चाहिए, डिफरेंट पुलिस बॉडी, जिसमें अगर पुलिस के खिलाफ ही कोई केस करना हो या कोई रिपोर्ट दर्ज करनी हो तो उनको मतलब उस ऑटोनॉमस बॉडी को वो रिपोर्ट्स दी जाएं, वो मतलब बताया जाए कि मतलब अगर रेप के केसेस में, कन्विक्शन के केसेस में, या मतलब पुलिस ने किसी को पकड़ लिया और वो बंदा जेल में मर गया, ठीक है, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट कहाँ पे करनी है, तो वो बॉडी बननी चाहिए। और पॉलिटिकल और पुलिस का जो कनेक्शन ऐसे ब्रेक करने के लिए मतलब इंटरफेरेंस कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मतलब ये जो डायरेक्टिव है ये 2006 में थे, लेकिन पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है अंडर आर्टिकल, मतलब यू कैन से अंडर शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन स्टेट लिस्ट, पुलिस इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तो इसके कारण मतलब ये डायरेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं हुए, लेकिन इट इज़ अ वेरी मैंडेटरी स्टेप ताकि सिटीजन सेंट्रिक बने और सिटीजन फ्रेंडली बने पुलिस, ठीक है, और ये इमेज मैनिपुलेट हो, चेंज। सो थर्ड आर्टिकल, दैट इज द लेफ्ट साइड वन, शेयरिंग विदाउट केयरिंग। This is regarding the hot issue of Karnataka versus Tamil Nadu. Actually, it should not be versus, it should be supplemented because it's about the natural thing that Kaveri is flowing from Karnataka to Tamil Nadu, and both states having their water deprivation issues. So it should be tackled as soon as possible without any ongoing issue or without raising the issue अप टू द मीन्स कि जो जैसे कि बहुत सारे अब बसों को आग लगा दिया है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली ये जो चीज़ें होती हैं ना, इट्स नॉट अबाउट वाटर शेयरिंग, इट्स अबाउट लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, रीजनलिज्म, ये दिखाने के लिए हो रही हैं, ठीक है। इसमें लोकल पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज चल रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। इट शुड नॉट बी, बिकॉज ये नहीं चलने चाहिए। क्योंकि इट्स अबाउट दैट पुअर फार्मर कि जो हम सब के लिए वो चीज़ उगा रहा है और उसके बेसिस पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है। इट शुड नॉट बी देयर। तो जो कावेरी का इशू है, ठीक है, ये जल्दी से इस पे डिस्प्यूट रिड्रेसल ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। और उसका जो पहले बने थे, जैसे 1992 में इसका एक मतलब ट्रिब्यूनल ने एक अवार्ड दिया था, फिर 2007 में दिया कि 192 मतलब मीट्रिक टन वाटर देना पड़ेगा कर्नाटका को, तमिलनाडु को, एज पर 12,000 क्यूसेक्स, ठीक है। क्यूसेक्स मीन्स 1 क्यूबिक यूनिट, ठीक है, 1 क्यूबिक यूनिट फुट पर सेकेंड। तो पूरा जो क्यूब बन जाएगा मतलब उसके हिसाब से हम मतलब दिस इज अ यूनिट ऑफ सेंडिंग द वाटर। तो और इसके लिए मतलब जो ट्रिब्यूनल अवार्ड है, बेसिकली इसमें पॉलिटिकल लोगों के हाथों में ये को इशू नहीं देना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स से सुलझाएं, बल्कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो कि जोग्राफिकली एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, कैसे वाटर शेयर होगा, ठीक है, तो उनके हाथ में ये चीज़ें देनी चाहिए टू सॉल्व दिस इशू। एंड द इशू सीरिया फ्रॉम पास्ट 6 to 7 months in newspaper, but from past 2 years this is a game on between geopolitics of Russia, US, Syria, Turkey, even Saudis also member. It's like कि ये वर्ल्ड की पॉलिटिक्स सारी सीरिया में ही हो रही है। पर अब लेटेस्ट इसमें क्या चल रहा है, जैसे आपको पता ही है कि रिबेल्स हैं जो दे आर सपोर्टेड बाय यूएस, और असाद रिजीम इन सीरिया इज बीइंग सपोर्टेड बाय मिस्टर प्यूतिन। तो अब प्यूतिन साहब ने क्या किया कि एक बम गिरा दिया रिबेल्स पे, ठीक है, तो रिबेल्स कमज़ोर हो गए और असाद की रिजीम स्ट्रांग होगी। लेकिन अब लेटेस्ट प्यूतिन प्लान क्या है कि सीरिया का जो स्टेट स्ट्रक्चर है वो तो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ठीक है, और रशिया की जो इंटरवेंशन है वो ऐसे कर रही है कि जो भी लेटेस्ट मेजर पावर्स हैं जैसे यूएस है, रशिया है, ठीक है, इनको इकट्ठे होकर आईएस के खिलाफ लड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इशू क्या आ रहा है कि जो रिबेल ग्रुप्स है ना वो कलेक्टिव नहीं है,
वो सारे एक नहीं है, एक अम्ब्रेला के अंडर नहीं आते, वो सारे अलग अलग हैं, बिखरे हुए हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना मतलब एक इशू बन रहा है कि आइडेंटिफाई कैसे करें और सभी को एक एक के इकट्ठे मत, जैसे कि फतेह अल शाम है, ठीक है, उनको इकट्ठा करके और सीधा ISIS पे अटैक करें। और उसके बाद क्या है कि मतलब सीज फायर हो जाना चाहिए सभी में, ठीक है, रिबेल्स और असाद रेजिम में, ताकि ये कलेक्टिवली लड़ पाए एक कॉमन गोल की तरफ, जबकि दैट इज ऑफ अबॉलिशन ऑफ ISIS। सो दिस इज द मेन इशू। एंड द लास्ट टॉपिक इज डोंट कंपेयर POK विद JNK, India tell UNHRC, it's like UN ह्यूमन राइट्स कमिश्नर। बेसिकली अब पाकिस्तान ने क्या किया कि कुछ ह्यूमन राइट्स कमिश्नर अपॉइंट किए, ठीक है, जो कि ये बता सकें कि इंडिया ने कश्मीर में कौन कौन सी वायलेशंस की। जैसे कि हमारे PM ने मतलब इशू उठाया था गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान का, कि पाकिस्तान कैसे उस पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, ठीक है। तो अब मतलब पाकिस्तान अपॉइंटेड हाई कमिश्नर का क्या कहना है, बेसिकली उनका अल हुसैन साहब का ये कहना है कि ह्यूमन राइट वायलेशन इंडिया ने भी किए, ठीक है, जैसे कि वो कश्मीर में UN ह्यूमन राइट सपोर्टर्स को जाने नहीं देते। तो मतलब इसका मतलब कि कश्मीर में कुछ ऐसा चीज़ें इंडिया कर रहा है जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन की तरफ जाता है। लेकिन विकास स्वरूप और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन ने कहा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो वायलेशंस हो रही हैं और जो इंडिया के अंदर कश्मीर है, वो दोनों सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, इस इशू को UN में इंटरनेशनल लेवल पे जाके बोलना चाहता है। सो दिस इज़ द ओनली थिंग। थैंक यू वेरी मच।